नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक कक्षा 12 समाजशास्त्र लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें आज हम भारतीय संदर्भ में क्षेत्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने राज्य और समुदाय के बारे में पढ़ा, राष्ट्र के बारे में पढ़ा। आज हम भारतीय संदर्भ में क्षेत्रवाद के बारे में सुंदर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि क्षेत्रवाद है क्या और भारतीय संदर्भ में क्षेत्रवाद की क्या भूमिका है, किस तरीके से भारत क्षेत्रवाद को मानता है। देखिए, भारत में क्षेत्रवाद का जो कारण बना उसमें क्या है, संस्कृति है, भाषा है, जनजातियां हैं, धर्म की विविधताओं में निहित है। यानी अगर बात करें तो सबका अपना अपना एक कल्चर होता है, अपनी अपनी संस्कृति होती है, अपनी अपनी पहचान होती है, सभी की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, अलग अलग रूप में भाषा बोलते हैं। कोई मराठी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई संस्कृत भी बोलता है, कोई उर्दू भी बोलता है, कोई फारसी भी बोलता है, इस तरीके से कोई गुजराती भी बोलता है, कोई तेलुगु भी बोलता है, ठीक है, कोई कन्नड़ भी बोलता है। यानी अगर हम भारत में बात करें तो भाषाएं भी बहुत बोली जाती हैं, ठीक है। जनजातियां हैं ही, आप सभी जानते हैं, देश हमारा अनेक जनजातियों वाला देश है, यहाँ पे बहुत सारी जातियां हैं। धर्म की बात करें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्मों की विविधता देखने को मिलती है, ठीक है। भौगोलिक साकेंद्रण भी इसे प्रभावी बनाता है। यानी जो भौगोलिक क्षेत्र भी है, आपकी बात करें बच्चों, यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र का मतलब जो मैं कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि भारत की जो जलवायु है या भारत का जो आकार है, यानी आपने देखो कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर समतल क्षेत्र है। यानी भारत की भौगोलिक क्षेत्र भी अगर बात करें वो भी इस बात को प्रभावी बनाता है। कहते हैं क्षेत्रीय पिछड़ापन आग में घी का काम करता है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं बच्चों जहाँ पर क्या होता है, वो क्षेत्र पीछे रह जाते हैं, किसी भी कारण हो सकता है, उनकी विकास कार्य ना हो, उनकी शिक्षा का कार्य ना हो, स्वास्थ्य उनका ठीक क्या करें, स्वास्थ्य की सुविधा उन्हें अच्छी ना मिली हो, उनके यहाँ बिजली की सुविधा अच्छी ना हो। यानी कुछ इलाके ऐसे होते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो पिछड़ जाते हैं, और पिछड़ापन भी उनका एक ऐसा काम करता है जो घी में आग के डालने वाला काम कर जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, भारतीय संघवाद इन क्षेत्रीय भावुकताओं को समाजित करने वाला एक साधन है। यानी जो संघवाद है, यानी जो सभी देश के अंदर जो भी राज्य है उन्हें जोड़ने का जो काम करने का वाला जो काम करते हैं, वो क्षेत्रीय भावनाओं को, जो भावुकताओं को क्या है, समाजित करने वाला काम करता है, एक साधन के रूप में निकल कर आया। स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक दशकों में भारतीय राज्यों ने ब्रिटिश उपनिवेशिक व्यवस्था को भी अपनाया। इस दौरान भारत बृहद प्रांतों में विभाजित था, जिसे हम प्रेसिडेंसी कहा जाता है। यानी अगर हम बात करें, बृहद प्रांतों का मतलब होता है यानी ऐसे वो राज्य जो जिन्हें बहुत पावर मिली हुई थी, यानी वो एक अध्यक्ष के रूप में काम करते थे। अगर हम प्रेसिडेंसी की बात करें, वो अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। अगर हम बात करें कोलकाता की बात करें, ऐसे कई राज्य हैं, मद्रास की बात करें, बम्बई की बात करें, ये तीन ऐसे राज्य वो हैं, तीन शहर कहो, राज्य कहो, जो बहुत बड़े रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं, मद्रास है, बम्बई है, कोलकाता, तीन बृहद प्रेसिडेंसी थी। इन तीनों ही बड़े शहरों का नाम आज परिवर्तित हो चुका है। जो प्रेसिडेंसियों का नाम थे वो मद्रास अब चेन्नई हो गया है, याद रखना, मद्रास को अब चेन्नई कहते हैं बच्चों। मुंबई का नाम मुंबई हो चुका है, जबकि कलकत्ता को कोलकाता बन गया है। ये बड़े बहुनिर्जातीय तथा बहुभाषीय प्रांत थे, यानी इन सभी प्रकार की जातियाँ और सभी प्रकार की भाषाएं इनमें बोली जाती थी। जो भारत संघ कहे जाने वाले अद्र संघीय राज्यों की राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयों के रूप में कार्य करते थे, ये जो तीनों शहर हैं। उदाहरण के तौर पे मुंबई प्रेसिडेंसी में मराठी, गुजराती, कन्नड़ तथा कोंकणी बोलने वाले लोगों की बृहद संख्या थी, यानी ज़्यादा संख्या पाई जाती थी। इसी प्रकार मद्रास में प्रेसिडेंसी में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम भाषा लोग निवास करते थे। यहाँ पर इस प्रकार के लोग, इस भाषा वाले लोग रहते थे। ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक क्षेत्रों में अनेक देशीय रियासतें तथा अथवा राजवाड़े विद्यमान थे। ऐसे रजवाड़े होते हैं जो राजा लोग होते हैं, इनमें मैसूर, बड़ौदा, हैदराबाद जैसे अपेक्षाकृत बड़े राजवाड़े थे। किंतु आज़ादी के बाद उपनिवेशिक काल की इन इकाइयों में तीव्र लोक आंदोलन के कारण भारत के भीतर भाषीय राज्यों के गठन की मांगों की जाने लगी। जब उपनिवेशिक काल समाप्त होने लगा, उसकी भारत
कहने लगे कि भारत की आज़ादी की तरफ बात करने लगे या आंदोलन होने लगे, तीव्र तौर लोग आंदोलन की मांग होने लगी, तो भारत के अंदर भाषा के तौर पर राज्यों की गठन की मांग बढ़ने लगी, राज्य की गठन होने लगे कि भाई हमारी भाषा है तो हमें राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, हमें इस रूप में मिलना चाहिए। धर्म के बजाय भाषा ने क्षेत्रीय तथा जनजातीय पहचान के साथ मिलकर भारत में निर्जातीय राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए एक सशक्त साधन के रूप में कार्य किया, किंतु इसके कारण सभी भाषीय समुदाय को राजत्व का अभ्युदय प्राप्त हुआ। ऐसा संभव नहीं था कि 2000 में 3 नवीन राज्यों का गठन हुआ। 2000 में 3 ऐसे नए राज्य बने जो छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड, झारखंड है। इन राज्यों के निर्माण में भाषा कोई भूमिका नहीं है, इनमें किसी प्रकार की कोई भाषा के रूप में निकल कर नहीं आई, बल्कि जनजातीय पहचान, पारिस्थितिकीय तथा क्षेत्रीय भेदभाव ने तीव्र क्षेत्रीय को आधार प्रदान किया, जिस कारण राज्यों का गठन हुआ। यहाँ पर कोई भी भाषा के रूप में कोई राज्य का गठन नहीं हुआ था, तो ना छत्तीसगढ़ का हुआ, ना उत्तराखंड का हुआ और ना झारखंड राज्य जो भाषा के आधार पर बना। पर इससे पहले की अगर बात करें तो भाषा के आधार पर बहुत सारे ऐसे राज्य रहे जिन्होंने अपनी मांग उठाई थी। ठीक है बच्चों, कहते हैं 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश में विभाजित होकर देश का 29वां राज्य बना, जब यह तेलुगु भाषीय राज्य ही है जिसके गठन का आधार भाषा नहीं है बल्कि क्षेत्रीय अपेक्षाओं के कारण स्थापित किया गया। भारतीय राष्ट्र राज्यों में इस समय 29 राज्य संघीय तथा 7 संघीय केंद्र द्वारा प्रशासित है। अगर हम बात करें बच्चों 28 राज्य आएंगे, 29 राज्य का नाम देना है इसमें, तो अगर हम वर्तमान में बात करें तो 29 जगह 28 राज्यों की बात करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो ऐसा राज्य है जिसको अब हम केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जानते हैं, लद्दाख है। अब 7 की जगह कहते हैं 8 ऐसे प्रदेश हैं जिनको अब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उभर कर आए हैं। ठीक है बच्चों, क्षेत्रीय भावनाओं को सम्मान देना ही राज्य गठन का अवलेप नहीं है, बल्कि इसके लिए संस्थागत ढांचे का होना जरूरी है। यह प्रमाणित कर सकें कि संघीय संरचना का एक स्वायत्त इकाई के रूप में चल सकता है। भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र के शासन संबंधी कार्यों का विभाजन किया गया। आप सभी जानते हैं संविधान के अंदर ये बात कही गई कि राज्य का अपना कार्य होगा और केंद्र का अपना कार्य होगा, दोनों के कार्य क्या होंगे, अलग अलग रूप में काम करेंगे। इसके साथ ही जहां दोनों को ही कार्य संचालन की अनुमति दी गई है वह समवर्ती सूची में रखा गया है, यह कहा जाता है। आप जानते हो तीनों, अगर हम बात करें 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन इसमें कहते हैं। समवर्ती सूची है, ठीक है, जिसमें ऐसी सूची जिसमें एक तो राज्यवर्ती सूची जिसमें राज्य के अधीन काम होता है, एक ऐसी सूची होती है जिसमें केंद्र के अधीन काम होता है, एक ऐसी सूची है जिसे समवर्ती सूची का नाम दे रहे हैं जिसमें केवल दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। देखिए कहते हैं राज्य विधानमंडल संसद के उच्च सदन राज्यसभा के गठन को निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त सीमित समय के लिए समितियों व आयोग का गठन किया जाता है जो राज्य और केंद्र संबंधों को निश्चित करता है। इसका एक उदाहरण वित्त आयोग भी है। देखिए कुछ ऐसे अगर हम बात करें लोकसभा या राज्यसभा, 2 ऐसे सदन हैं जो उच्च सदन के रूप में, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्य में विधानमंडल होता है, विधानसभा होती है, ठीक है, कहीं पर विधान परिषद भी होता है, विधान परिषद में भी बहुत सारे सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जिनकी नियुक्ति प्रत्येक 5 वर्ष केंद्र तथा राज्यों द्वारा राजस्व को बंटवारा करने के लिए गठित किया जाता है। पंचवर्षीय योजना भी राज्यों की योजनाओं में को सम्मिलित किया जाता है। आप सभी जानते हैं पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया गया। पहले योजना आयोग हुआ करता था जब देश आज़ाद हुआ, पहला स्वतंत्रता क्या पहले प्रधानमंत्री के रूप में जब 1951 की बात करें तो जब प्रथम नीति आयोग का गठन किया गया, उसके बाद योजना आयोग का गठन किया गया। उसके बाद 2015 में 1 जनवरी को इस योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर देगा। नीति आयोग के केंद्र तथा राज्यों के बीच सहकारी संवाद को बढ़ावा दिया गया, यानी इसलिए इसे स्थापित किया गया क्योंकि इसमें राज्यों को और केंद्र सरकार को दोनों को इसमें जोड़ने का काम किया गया। संवाद का मतलब यही होता है। देखिए भाषीय राज्यों ने देश की एकता को मजबूत करने में सहायता दी। देखिए 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट क्रियान्वित की गई जिसमें राष्ट्र के राजनीतिक तथा प्रशासनिक जीवन को रूपांतरित करने में सहायता प्रदान की। वर्ष 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भाषीय आधार पर पुनर्गठित किया गया था। इसकी प्रांतीय इकाई ने भाषीय आधार पर अनुसरण किया था।
इसी दौरान गांधी जी ने देश की स्वतंत्रता का भाषी आधार पर राज्यों के गठन का आश्वासन दिया था। वर्ष 1947 में देश की आज़ादी के साथ उसका विभाजन हुआ था, किंतु भाषी आधार पर राज्यों को गठन में कांग्रेस ने हिचकिचाहट प्रकट की। विभाजन एक धर्म के प्रति विश्वास और निष्ठा का परिणाम था, जिस कारण तत्कालीन शीर्ष कांग्रेस नेताओं ने देश के और विभाजन की आशंका ही भाषी आधार पर प्रांतों में निर्माण से दूर जाने का कारण था। यानी कहते हैं कि उस समय के जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने भाषी आधार पर प्रांतों को निर्माण दूर जाने का कारण था। प्रांतीय स्तर पर कांग्रेस नेता भाषा के आधार पर प्रांतों के निर्माण में पक्ष धरते। वो चाहते थे कि भाषा के आधार पर राज्य बने। मराठी कन्नड़ भाषी नेताओं को इस मुद्दे पर आंदोलन आरंभ किया। इसी भाषी आंदोलन का विस्तार बड़े पैमाने पर हुआ था। कई रियासतों में इनका असर देखने को मिला। सार्वजनिक उग्र विरोध तेलुगु भाषी समुदाय की ओर से किया जाए। अक्टूबर 1953 में एक पूर्व गांधीवादी विचारक तथा नेता पोटिट श्री रामुलु इस मुद्दे को लेकर अमरण अनशन पर बैठ गए। अमरण अनशन क्या होता है बच्चों? यानी कुछ नहीं खाएंगे, यानी जब कहते हैं कि मरते दम तक। 7 सप्ताह के बाद उनकी मृत्यु हो गई। श्री रामुलु बलिदान में हिंसात्मक विरोध को बढ़ावा दिया। विरोध को देखते हुए आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना करनी पड़ी। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहला जो प्रदेश बनकर आया भाषी आधार पर, यह वो है कौन सा? आंध्र प्रदेश। इसके पश्चात राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना फजल अली के नेतृत्व करनी पड़ी, जिसको 1956 में भाषी आधार पर सिद्धांत के अनुमोदन पर औपचारिक अंतिम मोहर लगा दी गई। किसके आधार पर? भाषी आधार पर सबसे पहला कौन सा राज्य बनकर आया? 1956 में आंध्र प्रदेश। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है आपके उसमें भी है। ठीक, आगे चलते हैं। कहते हैं 1950 के दशक में आरंभिक वर्षों में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित अन्य नेताओं को यह डर था कि भाषा आधारित राज्यों कहीं भारत के उपविभाजन का प्रतिक्रिया का सक्रियता न प्रदान करे। उन्हें डर था कि अगर भाषा के आधार पर राज्य बन रहे हैं तो क्या पता ये एक ऐसा ना हो जाए जो एक नया भारत बन जाए, उपविभाजन होने लगे, भारत और बंटने लगे। इसके विपरीत भाषा आधारित राज्यों ने भारतीय एकता को कोई ठेस नहीं पहुंचाई, बल्कि एकता को मजबूत किया। कन्नड़ और भारतीय तेलुगु और भारतीय तमिल, भारतीय दोनों साथ साथ पूर्णतः प्रतिसंगत प्रमाणित हुए, किंतु यह भी सच है कि भाषा पर आधारित राज्यों ने बीच परस्पर विवाद देखने को मिला है। 1956 में जब भाषी आधार पर भारत का नक्शा तैयार हुआ तो श्रीलंका के संसद में उत्तरी प्रांत को विरोध में सिंगली को राजभाषा घोषित किया। एक वामपंथी सिंगली सांसद ने उग्रवादियों ने भविष्यवाणी के रूप में चेतावनी देते हुए कहा कि एक भाषा दो राष्ट्र दो भाषाएं एक राष्ट्र, कहते हैं एक भाषा दो राष्ट्र दो भाषाएं एक राष्ट्र। 1983 में श्रीलंका में गृह युद्ध आरंभ हुआ। इसी बात को लेकर हुआ कि भाई दो राष्ट्र हैं, एक भाषा बोली जाती है, या एक राष्ट्र है वहाँ दो भाषाएं बोली जाती हैं। यह गृह युद्ध बहुसंख्यक भाषाएं समूह द्वारा अल्पसंख्यक भाषाई समूह को उपेक्षा का परिणाम था। यानी वो ये चाहते थे कि जहाँ पर कोई भाषा कम बोली जाती थी उस भाषा को हटाकर अपनी भाषा का दबदबा बनाना वो चाहते थे। पाकिस्तान का विभाजन 1971 में हुआ। 1971 में पाकिस्तान बना बच्चों। पश्चिमी पाकिस्तान का पंजाब और उर्दू भाषी लोग पूर्व में बंगाली तथा भावनाओं का आदर नहीं करते थे, फलतः बांग्लादेश बना। बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि पंजाब और उर्दू भाषा के लोग थे, वो क्या है पूर्व में जो बंगाली लोग रहते थे उनकी भाषा का आदर नहीं करते थे, इसलिए फलतः क्या बना? बांग्लादेश बन गया। भारत में भाषी राज्यों के निर्माण के बाद ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। भारत में भी यदि भाषीय समुदाय को अपेक्षा की जाए तो शायद ये स्थिति बनती एक भाषा 14 या 15 राष्ट्र एक भाषा बन जाती है और 14-15 राष्ट्र बन जाते हैं, क्योंकि भारत के अंदर इतनी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। 1971 के बाद और बंगाल देश बनने के बाद अभी तक ऐसा कोई स्थिति पैदा नहीं हुई है। भारत में अगर बात करते हैं हम, संघीय प्रणाली का संचालन श्रेष्ठ तरीके से किया जा रहा है। वैसे कई विवादास्पद मुद्दे भी रहे हैं। उदारीकरण के बाद अंदर क्षेत्रीय आर्थिक और आधारभूत ढांचे असमानता चिंता का विषय रही है। कहते हैं उदारीकरण भी एक ऐसा विषय निकल कर आया जिसने देश को एक साथ जोड़ने का काम किया, फिर भी आर्थिक और आधारभूत ढांचे का असमानता का चिंता बनी रही। विदेशी तथा निजी पूंजी निवेशों और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई, किंतु यही उन्हीं राज्यों का अधिक हुआ या उन्हीं राज्यों में अधिक हुआ जहां पर सुविधाएं बेहतर स्थिति में थी। ये कार्य भी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिला या पूंजीवादियों का निवेश हुआ वो वहीं देखने को मिला जिन राज्यों में क्या था बच्चों?
सुविधाएं बेहतर थी, वहाँ की स्थिति अच्छी थी। फिर कहते हैं सरकारी उपक्रम मुनाफे को बढ़ाने की बजाय क्षेत्रीय समदृष्टि को महत्व देते हैं। बाजार आर्थिक व्यवस्था को यदि अनदेखा किया जाए तो यह विकसित और पिछड़े क्षेत्र के बीच विद्यमान अंतर को बढ़ा देती है। इसी प्रवृत्ति को परिवर्तित करने के लिए वर्तमान परिदृश्य में जनता की पहल आवश्यक होती है। यानी किसी भी चीज़ को बदलने के लिए, किसी भी क्षेत्र में किसी भी काम को करने के लिए आप देखते हो जनता की स्थिति को जानना चाहिए, जनता के विचार लेने चाहिए। उसके बाद जनता की पहल जो होती है वही हमारी चीज़ में सहायता प्रदान कर सकती है। इस प्रकार से बच्चों हमने क्या पढ़ा, क्षेत्रवाद के बारे में पढ़ा। भारत में क्षेत्रवाद की स्थिति क्या है ये देखने को आई कि क्षेत्रवाद के कारण बहुत सारी स्थिति बनी, भाषीय क्षेत्र के कारण भी बनी, संस्कृति के कारण भी बनी। सबसे ज़्यादा अगर स्थिति पैदा हुई तो वो है भाषा आधार पर। आपने देखा कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण भी हुआ, और कहीं कहीं ऐसा हुआ कि जहाँ पर भाषा के आधार पर निर्माण नहीं हुआ वहाँ पर आज भी बहुत स्थिति में अपना राज्य काम कर रहे हैं। सभी राज्य अपनी स्थिति में सही काम कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने भारत में क्षेत्रवाद के बारे में पढ़ा। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।